हाय डियर स्टूडेंट, आज फिर से हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th क्या चैप्टर नंबर 2 गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले 3 वीडियोस में आपको गोली पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन का न्यूमेरिकल सॉल्व कराया है, उसी क्रम में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज ये चौथा न्यूमेरिकल का पार्ट होगा बेटा, चौथा वीडियो होगा न्यूमेरिकल का। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें अच्छी से समझ में आ रही होंगी बेटा, और न्यूमेरिकल आप खुद से ट्राई भी कर रहे होंगे सॉल्व करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बेटा आज का ये सेशन। और 9 क्वेश्चन हमने आपको कराए थे अंकित के, और ये 10वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बेटा। कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करिए। तो सिंपल बेटा, इसमें क्या करना है आपको, एक उत्तल दर्पण दिया है, उसकी फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर दिया है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है माइनस, तो आपको चिन्ह परिपाटी से याद होगा बेटा कि उसकी फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है। तो ये आपका वैल्यू लिख लेंगे 46 सेंटीमीटर। सबसे पहले सवाल पढ़ने के बाद आप डाटा कलेक्ट करिए बेटा कि आपको क्या दिया है। उसके बाद डाटा कलेक्शन के बाद जो चीज आपको ज्ञात करना है उसको भी पता करेंगे आप। उसके बाद आप आगे फर्दर फार्मूले लगा के इसको सॉल्व करेंगे। आपसे क्या पूछ रहा है, उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर का वैल्यू पूछ रहा है, आर इज इक्वल टू व्हाट। एक रिलेशन होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो यहाँ से आसानी से आप चाहेंगे तो आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2f आ जाएगा। यहाँ से एफ का वैल्यू आप रख सकते हैं 2 इंटू 46। इसको आगे हल करेंगे बेटा, 2 से 12 हो जाएगा, और 4 गुना के 8 और 1 हासिल 9, यानी 92 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो जो उत्तल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 92 सेंटीमीटर। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। सवाल को गौर से पढ़िए बेटा। इसमें लिखा है एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को किस अक्षर से दिखाते हैं, यू से। यू कितना दे रहा है, 30 सेंटीमीटर। तो पहले आप जब उसको हल करने जाए बेटा तो आप पहले लिखा करें हल यानी सॉल्यूशन, और उसमें आप डाटा कलेक्ट करें। यू का वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर, तो आप प्लस लेंगे या माइनस। तो यू का वैल्यू या उत्तल हो या अवतल, दोनों में क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो -30 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बेटा कि जो वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है उस वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना बड़ा बनता है और आभासी बनता है। तो हमने बताया था जहां पे भी गुना शब्द आएगा, गुना का मतलब क्या होता है, वो रेखीय आवर्धन ही दिया है। अब यहाँ पे बात ये होगी कि सर एम का वैल्यू प्लस ले या माइनस, क्योंकि इसी में ज्यादा प्रॉब्लम आता है बच्चों को कि कब एम का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव लिया जाए, ये समझ में नहीं आता। आभासी के केस में प्लस लें या वास्तविक के केस में प्लस लें। तो इसके लिए हमने आपको पहले से ही बताया था बेटा चिन्ह परिपाटी। यदि आपको ये सब चीजें पता नहीं है तो पहले आप हमारा वो वाला वीडियो देखिए जिसमें हमने आपको उत्तल और अवतल में जो चिन्ह परिपाटी होता है, कब प्लस कब माइनस लेते हैं, किसे निगेटिव लेंगे किसे पॉजिटिव, वो मैंने बता रखा है। पहले वो आप देखिए, इसके बाद इसको वीडियो को न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए हम आपको बताते हैं कि ये प्लस लिया जाएगा कि माइनस। तो m का वैल्यू आभासी कह रहा है बेटा, तो m इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है जो आपको पहले से ही पता होगा, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। यदि आभासी बनता है तो आभासी के केस में बेटा माइनस तो ऑलरेडी फार्मूले में होता है, आभासी के केस में वो भी अवतल दर्पण में v का वैल्यू प्लस लेंगे कि माइनस। तो आप कहेंगे सर आभासी तो छठे केस में बनाता है, तो उसके लिए v का मान तो हम माइनस लेंगे, और ये माइनस तो ऑलरेडी फार्मूले में होता है अपॉन u। u का वैल्यू तो ऑलरेडी नेगेटिव लेते हैं चाहे उत्तल हो या अवतल, तो माइनस से माइनस से कैंसल आउट हो जाएगा बेटा। तो लास्ट में क्या बचेगा, माइनस ही बचेगा। क्या बचेगा बेटा, माइनस ही बचेगा। अर्थात कुल मिला जुला के बेटा जो रेखीय आवर्धन का वैल्यू आएगा आभासी के केस में, यदि वो 3 गुना आभासी प्रतिबिंब की हमसे बात कर रहा है, तो वो क्या आना चाहिए बेटा, वो निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव। यहाँ कितना लिख लेंगे, -3। क्योंकि इसका कोई यूनिट तो होता नहीं है बेटा, ये होता है
कोई यूनिट नहीं होता है, तो m का वैल्यू ले लेंगे -3। इसके बाद आगे यदि बात करें कि n का वैल्यू यदि -3 है और u का वैल्यू -30 है, तो हमें ज्ञात क्या करना है बेटा? हमें ज्ञात करना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अच्छा एक बात आप बताओ कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यदि आपसे मांग रहा है बेटा, तो वो प्लस आएगा कि माइनस? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऑलरेडी क्या आनी चाहिए? निगेटिव आनी चाहिए। क्यों? अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, वो बाईं तरफ होता है, इस वजह से वो निगेटिव होता है। तो रखते हैं बेटा, एफ का वैल्यू अब कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? सिंपली इसको देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है बेटा, यम का भी और यू में एक रिलेशन होता है, उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो m इज इक्वल टू होता है -v/u, ये माइनस ऑलरेडी होता है बेटा फार्मूले में, और v और u तो सूत्र में होते ही है बेटा। ठीक है, m का वैल्यू रखते हैं -3 इज इक्वल टू माइनस, v का वैल्यू पता नहीं है बेटा तो जाने देंगे, और u का वैल्यू आपको दे रखा है -30। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा, अननोन क्वांटिटी का वैल्यू नहीं रखते हैं बेटा, ऐसा नहीं करेंगे कि v का वैल्यू आभासी कह रहा तो यहाँ पे हम प्लस रखते हैं। ठीक है बेटा, सॉरी एक गलती हो गई बेटा, यहाँ पे हमें समझाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि आभासी के केस में जो अवतल दर्पण होता है उसमें v का वैल्यू क्या लेते हैं बेटा? प्लस लेते हैं। क्या लेते हैं? आभासी के केस में अवतल दर्पण में v का वैल्यू प्लस लेते हैं। क्यों प्लस लेते हैं? क्योंकि बेटा अवतल दर्पण में ये जो छठा वाला केस होता है, इसमें जो इमेज बनता है बेटा, इसमें जो इमेज बनता है वो इस साइड बनता है ना, मुख्य अक्ष के दाहिनी तरफ बनता है छठे केस में v का वैल्यू, इसलिए मुख्य अक्ष के दाहिनी तरफ x एक्सिस पर चली गई समस्त दूरियां क्या होती हैं? पॉजिटिव। तो इसको यदि देखा जाए बेटा तो ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के प्लस आएगा, अर्थात m का वैल्यू क्या लेंगे बेटा? +3 लेंगे। m का वैल्यू क्या लेंगे? +3। और ये माइनस तो फार्मूले में ही होता है, v तो वैसे रहेगा, अननोन है, पता नहीं है, u का वैल्यू -30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v का वैल्यू निकालेंगे तो 30 10 90 हो जाएगा। कितना बेटा? 90 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा जब भी आभासी कहेगा, क्या बोलेगा बेटा? आभासी। यदि वो आभासी कहता है, यदि वो आभासी कहता है और दर्पण कौन सा देता है? अवतल। तो अवतल दर्पण के केस में और आभासी की स्थिति में, अवतल दर्पण के केस में आभासी प्रतिबिंब की स्थिति में जो रेखीय आवर्धन का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव लेंगे बेटा। और यदि वो बात करता है अवतल दर्पण में ही वास्तविक प्रतिबिंब की बात करता है, तो उस केस में जब m का वैल्यू आप निकालेंगे और इमेज आभासी बनेगा तो m इज इक्वल टू निगेटिव लेते हैं बेटा। ठीक है, आपको रटना नहीं है, इसी फार्मूला है आपको m इज इक्वल टू -v/u, इसी में आप रख के चीज पता कर सकते हैं कि प्लस आएगा कि माइनस। ये सवाल को आगे बढ़ाते हैं बेटा। v का वैल्यू मिल गया हमें, u का वैल्यू मिल गया, तो f का वैल्यू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक दर्पण का सूत्र है, तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। क्या है दर्पण का सूत्र? दर्पण का सूत्र है बेटा 1/x इज इक्वल टू 1/v। दर्पण में प आता है, प मतलब बेटा क्या होता है? प्लस। ये बार बार हम आपको बताते हैं ताकि आपको लेंस और दर्पण में जो प्लस होता है बीच में की माइनस, वो कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसलिए दर्पण में प मतलब प्लस। तो यहाँ पे रखते हैं डाटा बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v। v का वैल्यू अभी भी निकाले हैं 90 प्लस 1/u, u ऑलरेडी आपको दिया है बेटा -30। इसको हल करेंगे बेटा तो आएगा 30 और 90 का एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा? 90। और ये जो माइनस है बेटा ऊपर जाके प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ही हो जाएगा, और 90 का 90 में जब डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, एक एक में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये प्लस और माइनस मिला के माइनस हो जाएगा। 30 का भाग यदि 90 में देंगे बेटा तो कितना जाएगा? 3 बार, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। इसको हल करेंगे बेटा तो -2 आ जाएगा अपॉन 90। यहाँ से 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा -2/90। तो हम आपसे पूछेंगे कि f इज इक्वल टू बताइए, तो बेटा इसको उलट देंगे ना, 1/f का उल्टा क्या हो जाएगा? f। तो -2/90 का उल्टा कितना हो जाएगा? 90/-2, -2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो हो जाएगा -90/2। इसको ऐसे कैंसिल आउट करा देंगे बेटा, कितना जाएगा? -45 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी आएगी वो -45 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, ये आपके दूसरे। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दर्पण में तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति क्या होगी?
ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आप पता करिए कि क्या दिया है और क्या आपको पता करना है बेटा। कह रहा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख। फोकस दूरी कितना दिया है? 10। दर्पण कौन सा है? अवतल। तो आप डाटा रखिए, उसकी फोकस दूरी दिया है f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है बेटा, आगे पढ़िए। अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई दिया है बेटा। वस्तु की लंबाई को किस अक्षर से दिखाते हैं? ओ से दिखाते हैं। कितनी लंबी दिया है? 2 सेंटीमीटर। प्लस लेंगे कि माइनस? तो प्लस लेंगे। क्यों प्लस लेते हैं बेटा? क्योंकि वस्तु को सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, और मुख्य अक्ष के ऊपर, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके ऊपर रखने का मतलब इसको कंपेयर किससे करते हैं? वाई एक्सिस से कंपेयर करते हैं। तो मूल बिंदु के ऊपर वाई एक्सिस की समस्त दूरियां क्या होती हैं? प्लस होती हैं, इसलिए ओ का वैल्यू क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु हो गई और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या चीज 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है? तो वस्तु। तो वस्तु की दूरी दे रहा है बेटा 15 सेंटीमीटर। क्या लेंगे? -15 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे पढ़िए बेटा। तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति ज्ञात करिए। आकार का मतलब है बेटा, वो ये जानना चाह रहा है कि जो इमेज बनेगा, अर्थात जो आई का वैल्यू आएगा, वो ओ से बड़ा आएगा या छोटा। आकार का यही मतलब होता है कि आपको आई बताना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अर्थात वो ये जानने की कोशिश करेगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा है या छोटा है या उसके बराबर है, क्योंकि अवतल दर्पण में 3 केसेज होते हैं, बराबर भी बनता है, छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। तो आकार पूछ रहा है। प्रकृति का क्या मतलब है बेटा, और प्रकृति कहाँ से आएगी? तो भी का वैल्यू निकालने पर ही प्रकृति भी पता चलेगी। और प्रकृति का मतलब क्या होता है? तो प्रकृति का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को यदि हल करना है बेटा, तो विदाउट पेन एंड पेपर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको जो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में नॉलेज है, तो आप इसे चुटकियों में हल कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। देखो, मैं यहाँ पे आपको केवल अवतल दर्पण बना के समझा रहा हूँ बेटा। ये आपका अवतल दर्पण है, इसमें बाहर बाहर कलई करते हो। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण होता है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, जो अवतल दर्पण को बीचों बीच से काटता है, उसका वो जो बीच वाला हिस्सा उसको ध्रुव कहते हैं। उसके बाद फोकस होता है, उसके बाद सेंटर होता है। पी से एफ की जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी एफ से सी की भी होती है। दूरी आपस में बराबर होती है बेटा। वस्तु को कहाँ रखा है? पहले आप फोकस दूरी दिखा दीजिए इसमें। तो फोकस दूरी 10 दिया है, दिखाई दे रहा है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड में आप खुद ही दिखा रहे हो तो निगेटिव होगा करेगा, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। वस्तु 15 पर रखा है, तो यदि P और F के बीच की दूरी 10 है, तो F और C के बीच की भी दूरी 10 होगी। तो C से P की दूरी पूछेंगे तो 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब 20 पर वस्तु तो रखा नहीं है, तो वस्तु कहाँ रखा है? C और F के बीच में रखा होगा, क्योंकि 15 तो C और F के बीच में ही आएगा ना। तो ये कौन सा केस है? ये केस नंबर चौथा हो गया बेटा, ये केस नंबर चौथा हो गया। तो यदि अब आपसे मैं पूछूं कि चौथे केस में इमेज कहाँ बनता है, तो चौथे केस में आप तुरंत बताएंगे सर इमेज बनता है C और इन्फिनिटी के बीच में। C और इन्फिनिटी के बीच में। अब बताओ, क्या आपको जरूरत पड़ी पेन और पेपर की? क्या आपको जरूरत पड़ी पेन और पेपर की? नहीं। आप सीधे सीधे बता रहे हो कि जो इमेज बनेगा वो C और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, यानी C और अनंत के बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? वो प्रकृति पूछा है तो आप प्रकृति भी बता सकते हो। मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो इसका मतलब वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। आपने ये भी प्रकृति भी बता दिया। क्या आई का वैल्यू उससे बड़ा बनेगा कि छोटा? तो आपको याद है कि जब सी पर वस्तु को रखते हैं, तो सी पर जब वस्तु को रखते हैं बेटा, तो इमेज भी उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा वस्तु होती है। लेकिन जब वस्तु को सी के आगे लेके जाते हैं तो यहाँ से वस्तु छोटा होना शुरू हो जाता है और प्रतिबिंब बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आई का वैल्यू जब भी आएगा तो ओ से बड़ा आना चाहिए बेटा, ये आपको पहले से पता है। अर्थात आई का वैल्यू ओ से बड़ा आना चाहिए, और आई निगेटिव आना चाहिए। निगेटिव क्यों आना चाहिए? क्योंकि इसलिए क्योंकि ये जो मुख्य अक्ष है उसके नीचे इमेज बनेगा, इस वजह से आई का वैल्यू निगेटिव आना चाहिए, ठीक है। सारी चीजें आपको पता है। बी का वैल्यू भी निगेटिव आना चाहिए, आई का वैल्यू भी निगेटिव आना चाहिए। निगेटिव ए इंडिकेट करेगा कि मुख्य के नीचे इमेज बनता है, ठीक है। तो यदि आपको ये रे डायग्राम अच्छे से याद है तो आपको एकदम जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा पेन और पेपर की। मैं रियलिटी में गारंटी से कहता हूँ कि यदि आपको ये रे डायग्राम याद है तो आप इसको विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं विद इन 2 और 3 सेकंड, 2 और 3 मिनट्स में बेटा, ठीक है। चलो देखिए, वैसे तो सेकंड में बता सकते हैं जब पेन पेपर की जरूरत नहीं है, तो मिनट की क्या जरूरत है। तो देखिए सॉल्व करते हैं बेटा सवाल को। आपको एफ दिया है बेटा और यू दिया है। पहले आप भी का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो भी कहाँ से आएगा? इन तीनों में एक रिलेशन होता है हमारे पास। एक दर्पण का सूत्र है, लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से क्या होता है? दर्पण का सूत्र
1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दर्पण में प आता है बेटा, प मतलब क्या होता है प्लस, इसलिए दर्पण वाले सूत्र में बीच में क्या होता है प्लस। इंप्लाइज दैट डाटा रखते हैं बेटा 1/-10, माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू 1/v। भी पता नहीं है तो अननोन जो चीज होती है उसका साइन नहीं देते हैं बेटा अपने से। ये नहीं कि v का वैल्यू माइनस रख लें या प्लस रख लें, क्योंकि v तो पता नहीं है ना, इसलिए इसका चिन्ह नहीं देंगे। u का वैल्यू कितना दिया -15 रख लीजिए। अब क्या करेंगे, -1/15 को लेफ्ट हैंड साइड में बुलाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा -1/10 ऑलरेडी है और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में -1/50 आके 1/+15 हो जाएगा इक्वल टू 1/v। यहाँ से सिंपली यदि आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं एलसीएम लेके। 10 और 15 का लसा कितना आ जाएगा बेटा, तो 30 आ जाएगा। 10 और 15 का लसा कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो 10 यहाँ 30 हो गया यानी -3 आ जाएगा बेटा, और 15 दूना के 30 यानी 2 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 1/3। इसको हल करेंगे बेटा तो आ जाएगा -1/13 इज इक्वल टू 1/v। इम्प्लाइज दैट इसको उल्टा कर देंगे बेटा, तो 1/v का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा v, तो -1/30 का अपोजिट क्या होगा 30/-1 अर्थात -30। यूनिट किस में लिखेंगे बेटा, यूनिट का बहुत ही ध्यान देंगे फिजिक्स में बेटा, यूनिट बेहद जरूरी होता है यूनिट लगाना आपको, ठीक है। तो सारे डाटा सेंटीमीटर में है तो v का वैल्यू भी क्या आएगा सेंटीमीटर में है, तो v का वैल्यू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो एक चीज तो आप यहाँ से बता सकते हैं, आपसे वो प्रकृति पूछा था, तो हमने जब आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया था चिन्ह परिपाटी, तो उसमें हमने लिखा था कि यदि v का वैल्यू यदि निगेटिव आता है, सॉरी v का वैल्यू यदि ऋण आता है, निगेटिव आता है, तो उसका मतलब क्या था। तो उसका मतलब यही होता है बेटा कि इमेज जब भी बनेगा यदि ऋण आता है v का वैल्यू, तो ये बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, तो जो 30 लिखा है इसका मतलब है -30 नहीं कहेंगे बेटा, कहेंगे कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर। तो इस बात को उसे बताएंगे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे कि वो आपसे पूछा था ना कि प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था आपसे, और उसके बाद उससे प्रकृति भी पूछा था। तो आइए देखते हैं इधर, तो v इज इक्वल टू बेटा, v का जो वैल्यू निगेटिव आता है उसका मतलब हमने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है। तो v इज इक्वल टू निगेटिव का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी यहीं से आप बताएंगे। तो आप ब्लैक पेन से ऐसे ब्लैक पेन से आप लिखेंगे प्रकृति, इस प्रकृति का मतलब बताएंगे बेटा, ब्लैक पेन से इसको लिखेंगे, ब्लैक पेन से प्रकृति का मतलब आप लिखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक, और वास्तविक बनता है तो कैसा बनता है बेटा, उल्टा बनता है, ये मैंने बताया। आभासी का मतलब सी आता है तो सीधा बनेगा, और वास्तविक का मतलब उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा, और कितना सेंटीमीटर पर, दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर, वस्तु की ही ओर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया प्रकृति। उसके बाद उसने आपसे आकार भी पूछा था, यानी आई का वैल्यू भी पूछा था। तो जब आपको भी पता है, यू पता है, ओ पता है, तो आई आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक रिलेशन है बेटा, m इज इक्वल टू जो रेखीय आवर्धन का फार्मूला है बेटा, आई बाई ओ इज इक्वल टू -v बाई यू। यहाँ पे डाटा रखेंगे बेटा, आई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और ओ का वैल्यू ऑलरेडी सवाल में दे रखा है 2 इज इक्वल टू माइनस ऑलरेडी फार्मूले में है, और भी का वैल्यू आपने अभी भी फाइंड आउट किया था बेटा -30 अपान यू का वैल्यू बेटा -15 दिया है। -15 को -30 से कैंसिल आउट कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला माइनस बच जाएगा, तो यहाँ -2 लग जाएगा। तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2 दूना के 4 यानी -4 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या बता रहा है बेटा, माइनस ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, अर्थात उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यहाँ आप बता सकते हैं, वो आकार पूछा था तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि आकार, क्या बोलेंगे बेटा आकार, वो आकार आपसे पूछा था ना, तो आकार कहेंगे वस्तु से जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा उसके आकार के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। कैसे, यहाँ पे सवाल में ओ का वैल्यू 2 ही दिया है और आई का वैल्यू 4 आ रहा है, तो बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो आकार में क्या लिखेंगे वस्तु से बड़ा। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, पहला कह रहा है उसमें आभासी और दूसरा कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आपसे कह रहा है प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए बेटा, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है उसने, एक बार आभासी के केस में बात कर रहा है और एक बार वास्तविक के केस में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हल होगा, पहले हम पहले वाले सॉल्यूशन की बात करेंगे उसमें कि पहला वाला जो प्रश्न है उसके उत्तर को देने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप डाटा कलेक्ट करिए बेटा कि आपको क्या क्या दिया है। ठीक है, कह रहा अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु दिया है बेटा। तो पहले आप भरसक कोशिश यही करें कि ज्यादा से ज्यादा हर सवाल में यदि वो रे डायग्राम अर्थात किरण आरेख आपको खींचने को नहीं भी कह रहा है तो आप किरण आरेख बेशक खींचिए। इससे क्या होगा कि जो 6 के 6 केसेज हैं वो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे और कुछ सवालों को आप विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको रे डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा है तब। ठीक है, तो पहले आप डाटा कलेक्ट करिए, उसके बाद आप फिगर बनाइए बेटा। ठीक है, वो कहे या नहीं ना कहे, आप पहले फिगर बनाया करिए। ठीक है, खुद से। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो दर्पण से वस्तु की दूरी दे रखा बेटा u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। अब u का वैल्यू प्लस लेंगे कि माइनस? तो कोई सा भी मिरर हो यार, बार बार बता रहे हैं एक ही बात कि क्या लेंगे, निगेटिव ही लेंगे। 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, क्या बोल रहा है बेटा? 3 गुना बड़ा। गुना शब्द आते ही हम समझ जाएंगे यम है। यम मतलब रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, यम दिया है। पहले केस में कह रहा है आभासी इमेज बन रहा है, 3 गुना आभासी। तो अभी हमने बताया था बेटा कि यदि दर्पण आपका अवतल है और उसमें केस ये देता है कि आभासी बन रहा है, क्या बन रहा है? आभासी। तो एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, यदि ये आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझाते हैं। n इज इक्वल टू माइनस v बाई यू होता है, ये फार्मूला आपका है। ठीक है, अब आभासी के केस में प्लस लेंगे या माइनस, या वास्तविक में प्लस या माइनस लेंगे। इस दिक्कत को आप यहीं पे समाप्त कर दीजिए। देखिए, यदि आपको ये रटना नहीं है कि कब प्लस कब माइनस लेंगे, ये आपका फार्मूला है जिसमें माइनस ऑलरेडी होता ही है सूत्र में बेटा। अब यदि हम आपसे पूछें कि यदि आपके पास बेटा ये वाला अवतल दर्पण है, ध्यान से देखना, हमारी बात ध्यान से सुनना बेटा। ये अवतल दर्पण है और ये इसका पोल है अर्थात ध्रुव है, उसके बाद फोकस और उसके बाद सेंटर। तो आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कब बनता है बेटा? तो आप कहेंगे सर वो छठे केस में बनता है, जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तभी तो बनता है, उसके बाद कहीं नहीं बनता है। और आभासी वाले केस में जो इमेज बनता है वो मुख्य अक्ष के दाहिनी तरफ बनता है, मुख्य अक्ष के दाहिनी तरफ बनता है और दाहिनी तरफ अर्थात दर्पण के पीछे बनता है। इस वजह से भी का वैल्यू जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंगे तो ये प्लस आएगा। तो भी का वैल्यू ऑलरेडी आप क्या कहोगे सर? पॉजिटिव लेंगे। और यदि बात करें यू, तो यू तो ऑलरेडी ही निगेटिव होता है हमारे भाई। यू क्या होता है? यू तो ऑलरेडी ही निगेटिव होता है भाई। तो इस वाले नेगेटिव से ये वाला जो नेगेटिव है बेटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल m का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? वो तो पॉजिटिव ही आएगा ना यार। तो आभासी वाले केस में अवतल दर्पण में m का वैल्यू सदैव प्लस आएगा बेटा। तो 3 गुना कह रहा सवाल में, वो कह रहा है कि 3 गुना आभासी। पहला वाला में आभासी बोला है, दूसरे में वास्तविक है। आभासी वाला मैं करूंगा, वास्तविक वाला आप करेंगे। ठीक है बेटा, m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा बेटा और इसका कोई यूनिट तो होता नहीं है। अब +3 या -3 तो +3, आप प्लस लिख भी सकते हो और ना भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि प्रत्येक दशा में आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, यानी f का वैल्यू वो आपसे फाइंड आउट करना चाह रहा है। तो आप खुद ही सोच के बताओ कि यदि m का वैल्यू 3 आ रहा है बेटा, m का वैल्यू 3 आ रहा है, तो m का वैल्यू 1 से बड़ा कब कब आ सकता है बेटा? हमने लिखा था कि अवतल दर्पण में m के 3 वैल्यू होते हैं, m ग्रेटर देन 1, m लेस देन 1, m इज इक्वल टू 1। यहाँ पे वैल्यू m का जो वैल्यू आया है 1 से ज्यादा है बेटा, यानी वस्तु को C पर तो रख नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो m का वैल्यू 1 आता है बेटा। अब इसके जब आगे रखेगा बेटा तो उस वाले केस में जो m का वैल्यू आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। इस केस में भी जो वैल्यू आता है बेटा इमेज का, जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पर बनता है। तो ये वाली केस तो हो नहीं सकती बेटा। ठीक है, और ये वाली केस भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इमेज तो आभासी की बात कर रहा है। तो यानी वस्तु को रखा कहाँ होगा बेटा? आप इससे देखो, विदाउट कॉपी पेन बेटा देखो सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। आप पहले से पता लगा लिए कि m का वैल्यू +3 कह रहा है, इसका मतलब केस नंबर 6 है। और यदि केस नंबर 6 है तो इसमें जो f का वैल्यू आएगा वो तो अवतल दर्पण के लिए निगेटिव ही आएगा और v का वैल्यू ऑलरेडी प्लस आना चाहिए बेटा। v का वैल्यू क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए।
क्योंकि केस कौन सी है, छठी वाली केस है, उसमें भी का वैल्यू जो भी आएगा वो प्लस आना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले आप एम की मदद से भी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एम की सहायता से भी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो m इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है बेटा माइनस भी बाई यू, आई बाई ओ भी होता है m इज इक्वल टू, लेकिन उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो m का वैल्यू रखेंगे 3 और माइनस ऑलरेडी फार्मूले में होता है, भी का वैल्यू पता नहीं है तो अननोन क्वांटिटी का साइन देते नहीं है, u का वैल्यू -30 है, यहाँ रख देंगे -30, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इज इक्वल टू देखो +90 आ रहा है कि नहीं। यदि गलती से यहीं पर यदि m का वैल्यू आप -3 लेते तो बेटा v का वैल्यू निगेटिव आ जाता, और यदि v निगेटिव आता है तो ओवरऑल f का वैल्यू भी गलत आता, तो आप कहते कि गलत हो गया। तो गलत आप ही कर रहे हो बेटा, क्योंकि आप साइन कन्वेंशन को समझ नहीं पा रहे हो, चिन्ह परिपाटी को आप रटते हो, इसी वजह से आप भूल जाते हो। तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आप पहले से ही आपको रे डायग्राम यदि अच्छे से आता है तो आप प्लस है या माइनस है क्या लेंगे चिन्ह वो आप खुद ही समझ सकते हो। हालांकि हमने अच्छे से आपको बता भी दिया है कि कब किस केस में प्लस लेते हैं और कब किस केस में माइनस लेते हैं। तो v का वैल्यू 90 आ गया बेटा, u का वैल्यू -30 दिया है, आसानी से आप f का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए लगाते हैं दर्पण का सूत्र, यहाँ देखते हैं बेटा दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से क्या होता है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, रखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v, v का वैल्यू 90 है बेटा, प्लस 1/u, u का वैल्यू अभी भी दिया था क्वेश्चन में ही वो -30, तो इसको हल करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/90 और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा बेटा 1/30। एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम तो आता होगा 90 और 30 का लसे कितना हो जाएगा बेटा 90, इसका इसमें भाग देंगे बेटा, 90 का 90 में एक बार जाएगा और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 30 का 90 में भाग देंगे बेटा 3 बार जाएगा और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 आएगा। 1 में -3 को ऐड करेंगे, देखो प्लस और माइनस बेटा जब भी आए तो आप पहले घटा लो, 3 में से 1 जाएगा कितना देगा 2, अब प्लस आएगा कि माइनस तो आप पता करो 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, 3 का चिन्ह क्या है माइनस, तो क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ जाएगा -90 कैंसिल करा देंगे बेटा, तो इसे जब कटा देंगे बेटा तो आ जाएगा -1/45। अब इसे उल्टा कर देंगे बेटा तो 1/f का उल्टा क्या आ जाएगा बेटा 45 आ जाएगा, 45। मात्रक फिर नहीं भुलाएंगे बेटा, यूनिट बहुत ही जरूरी है फिजिक्स में बेटा, बार बार एक ही बात को इंडिकेट कर रहा हूँ, यूनिट बेहद जरूरी है। f इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा -45 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू क्या आ गया -45 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है बेटा तो फोकस जो निगेटिव तो आनी ही चाहिए। ये आ गया आपका पहले सवाल का आंसर। और जो सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया है बेटा सारे डाटा यही है, उसमें केवल आभासी की जगह वास्तविक कहा है बेटा। तो सेकेंड क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करेंगे, मैं डाटा यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। डाटा वही है बेटा, u का वैल्यू -30 है, m का वैल्यू वास्तविक के केस में क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे, उसके बाद आपको f यहाँ भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे भी जो 3 आया है m का वैल्यू निगेटिव में 3 आ रहा है, तो निगेटिव से कोई मतलब नहीं बेटा, बस आपको इतना ही समझना है कि यदि 1 से बड़ा आ रहा है तो आपके पास 3 केसेज हैं बेटा, इन्हीं तीनों केसेज में सी पे तो रख नहीं सकता, अब सी और एफ के बीच में यदि यहाँ रखेगा तो यहाँ पर भी बड़ा आता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो इमेज से बड़ा बनता है, जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो वस्तु से क्या बनता है बड़ा बनता है, एफ पर रखता है तो इन्फिनिटी पे बनेगा तो बहुत बड़ा होगा, तो ये वाली केस पॉसिबल ही नहीं है। और यदि इसके बीच में रखेगा बेटा तो आभासी बनेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन सी केस है, यही वाली सी और एफ के बीच में जब आप एफ को रखेगा तो ही m का जो वैल्यू आ रहा है वो 3 है, यानी -3 है, तो माइनस बस बता रहा है कि वो वास्तविक बनेगा। लेकिन केस कौन सी यदि आपसे पूछा जाए विदाउट पेन एंड पेपर तो आप बता सकते हैं ओरली, यदि आप को रे डायग्राम अच्छे से आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि सर ये केस नंबर 4 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा बेटा वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा। इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए बेटा -22.5 सेंटीमीटर। ये 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। वो कह रहा है बेटा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, डाटा आपको सब दिया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर दे रहा है, दर्पण कौन सा दर्पण कौन सा है अवतल, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी बेटा 48, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है वस्तु रखा है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी अर्थात u कितना दे रहा है बेटा
40 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब आपसे पूछ रहा है, अर्थात वो भी का वैल्यू पता करना चाह रहा है। ठीक है बेटा, इस सवाल को भी देखो आप बता सकते हो सिंपली कि आपको रे डायग्राम वो नहीं कह रहा है, आप बार बार रे डायग्राम खींचो। वो नहीं कह रहा है, आप खींचो। आप ये जानो कहाँ बनेगा, कहे या ना कहे आप खींचो। ये ध्रुव है, फोकस है, सेंटर है। अब इसमें क्या करना है, यू का वैल्यू दे रहा है बेटा कितना, -48। तो रे डायग्राम में पता करने के लिए आपको सबसे पहले एफ चाहता है बेटा। यदि फोकस दूरी नहीं पता है तब आप पोजीशन नहीं बता पाएंगे, आसानी से नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको सवाल में एफ दे दिया है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, आसानी से बता सकते हो। ठीक है, एफ का वैल्यू कितना दिया है, -48। तो एफ का जो वैल्यू है पी और एफ के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपको 48 दे रखा है, ये 48 है। तो हम पूछेंगे कि 40 कहाँ आएगा, तो 40 इससे पहले ही आएगा ना, अर्थात वस्तु को कहाँ रखा है, वस्तु को पी और एफ के बीच में ही रखा है। कौन सी केस है, छठी वाली केस है। बी का वैल्यू प्लस आना चाहिए माइनस, तो प्लस आना चाहिए। क्यों, छठे वाले केस में इमेज कैसा बनता है, आभासी बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी में सी आ रहा है सर, सी मतलब सीधा। तो छठे वाला केस है बेटा। आप ये सारी बातें देखो, केवल और केवल यदि रे डायग्राम आपको याद है तो आप बता पा रहे हो कि नहीं, आपको जरूरत पड़ेगी पेपर और पेन की, नहीं पड़ेगी यार। देखो, तो आपके रे डायग्राम कह नहीं रहा है बनाने को बेटा। ठीक है, तो आप बना नहीं सकते हैं, आपकी इच्छा, आपको कहा नहीं है तो आप बनाने नहीं जाएंगे। ठीक है, बस ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वो जो 6 केसेस है इसमें बेटा वो आसानी से याद हो सके। देखो, तो भी का वैल्यू दिया है, सॉरी भी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यू और एफ का वैल्यू दिया है, तो आप दर्पण का सूत्र लगाइए। बार बार एक ही दर्पण दे रहा है बेटा, अवतल ही दे रहा है, तो उत्तल होगा तो उसमें भी सेम लॉजिक होगी, बस चीजें थोड़ा सा बदल जाती हैं बेटा, प्लस और माइनस में चीजें थोड़ा सा बदल जाती हैं दर्पण के सूत्र से। क्या है दर्पण का सूत्र बेटा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। रखिए डाटा, 1/f, यह कितना दिया है, -48, माइनस ऊपर चला जाएगा अंश में, इज इक्वल टू 1/v, भी पता नहीं है बेटा, प्लस 1/u, u का वैल्यू दिया है -40 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे बेटा, तो 1/48 इज इक्वल टू 1/v, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा 1/40, 1/40 को लेफ्ट हैंड साइड में बुलाएंगे बेटा तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो -1/48 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/v। 48 और 40 का एलसीएम निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 48 का टेबल तो आता नहीं 40 का तो आसान है बेटा, 48 का टेबल आता नहीं, तो क्या करेंगे 48 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे हम एलसीएम निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं बेटा, 48 और 40 का एलसीएम निकालेंगे बेटा। ऐसे एलसीएम निकालते हैं, बच्चों वाली विधि है ये। एलसीएम यदि आपको निकालना होगा तो ये आप साइड में करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड में आपको पेपर मिलता है उसमें रफ कार्य करने के लिए आपको साइड में एकदम पीछे दिया जाता है बेटा, जगह होती है, रफ कर सकते, उसको रफ करने के बाद उसे काट देते हैं। तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 से को 8 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। पुनः 2 से कटाएंगे बेटा, ये 12 बार में कटेगा और ये 10 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 6 बार में और ये 5 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 3 बार में और ये 5। अब इसे 3 से कटा देंगे, 5 को 5 से कटा देंगे, इसका गुणा कर लेंगे बेटा, तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना के 60, 60 दूना 120, 120 दूना के 240। तो लग से कितना आ जाएगा बेटा, फिर से देख लेते हैं बेटा, 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 48, 48 और 5 का गुणा करेंगे तो 48 5 से आ जाएगा, 5 8 40, 5 को 20 और 4 24 240 है, सही है। तो इसका इसमें भाग देंगे बेटा, 48 का 240 में, तो 5 बार जाएगा, 5 का रेड 1 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा बेटा, रेड 5 प्लस 40 का 240 में भाग देंगे बेटा तो 6 बार जाएगा, 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 1 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। -5 में +6 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, तो 1/24 आ जाएगा बेटा, सॉरी 1/240 आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 1/v। और इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, उल्टा कर देंगे, तो 1/v का उल्टा क्या आएगा, v, और 1/240 का उल्टा 240। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 240 सेंटीमीटर। यूनिट नहीं भूलेंगे बेटा, बार बार कह रहे हैं, कोई यूनिट लगाना बेहद जरूरी है। देखो, सवाल लगाने से पहले ही आप पता कर चुके थे कि v का जो वैल्यू आएगा वो प्लस आना चाहिए, तो प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि गलती से माइनस आता तो आप काट देते, पूरे सवाल को काट देते। और कहाँ पे गलती करते हैं आप, साइन यहाँ लेने में गलती कर दी है, ये आपको पहले से ही पता लग जाता है। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, 15 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, पढ़ देते हैं। कह रहा है, एक अवतल दर्पण की
वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है बेटा, फिर वैसा ही सवाल है, डाटा रखते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर या स्मॉल आर कुछ भी दिखा सकते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होती है बेटा, तो -38 लिख लेंगे, -38 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो वस्तु की दूरी दे रहा है बेटा, वस्तु की दूरी अर्थात किस अक्षर से दिखाते हैं वस्तु की दूरी को, यू से। यू कितना दे रहा है, 32 दे रहा है, प्लस की माइनस माइनस। ठीक है बेटा, यू का वैल्यू निगेटिव होगी -240। कह रहा है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कुल मिला के आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो यही पूछना चाह रहा है कि v का वैल्यू कितना आएगा। तो u और v यदि ज्ञात होता बेटा, f हमें पता होता और u पता होता तो हम v आसानी से बता सकते हैं। तो f तो दिया नहीं, क्या करें, तो r को यहाँ से भगाएंगे बेटा। r का f में हमारे पास एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है बेटा, वो हमारे पास एक रिलेशन होता है f=r/2। f=r/2। कैपिटल आर या स्मॉल आर कुछ भी लिख सकते हो बेटा, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा। यहाँ पे r का वैल्यू दिया है -38/2, तो कैंसल आउट कराएंगे तो बेटा आ जाएगा -19 सेंटीमीटर। तो f आ गया 19 सेंटीमीटर और u का वैल्यू है -32 सेंटीमीटर। v का वैल्यू पता करना है। तो पुनः आप फिर से रे डायग्राम खींचिए, आपसे नहीं कह रहा है, आप खींचिए। तब तक खींचिए जब तक आपको समझ में ना जाए, जब तक आपको 6 केस याद ना हो जाए। ठीक है, जब तक आपको 6 केसेस जो है अवतल दर्पण की वो याद नहीं होती, तब तक आप रे डायग्राम खींचिए। सवाल में नहीं कहता है, आप खींचिए। जितना खींचेंगे बेटा उतना ही याद होगा, और जब याद हो जाएगा तो वादा है आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं होगी बेटा, अधिकांश सवाल आप ओरली हल करोगे। ठीक है, f का वैल्यू कितना दिया है 19। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, 19 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दिया है, 19। वस्तु कहाँ रखा है, वस्तु को 32 पर रखा है। तो हम कहेंगे कि सी और f के बीच की दूरी कितना होगी, तो वो भी 19 होगा। तो टोटल सी से p की दूरी पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 19 38। इसका मतलब 38 सी पर तो रख नहीं सकता, 32 कहाँ आएगा, 19 के आगे और 38 से पहले आएगा। अर्थात वस्तु कहाँ रखा है, वस्तु सी और एफ के बीच में रखा है, सी और एफ के बीच में रखा है। दिखाई दे रहा है। तो वस्तु यदि सी और एफ के बीच में है तो हम आपसे पूछेंगे पहले ही, सवाल लगाने से पहले, क्या v का वैल्यू प्लस आएगा, तो आप कहेंगे सर गलत, v का वैल्यू प्लस नहीं आ सकता। v का वैल्यू तो चौथे केस में माइनस आता है। कहाँ बनता है, मुख्य के नीचे बनता है। इमेज कहाँ बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा सर। ठीक है, बड़ा बनेगा छोटा, सर बड़ा बनेगा, यहीं से शुरू होता है बड़ा बनना इमेज। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। f मिल गया, u मिल गया, तो v का वैल्यू आप आसानी से हल कर सकते हैं। सूत्र वही रहेगा, दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। रखते हैं डाटा 1/f, f कितना है -19, माइनस चला जाएगा ऊपर बेटा, = 1/v। v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u। u कितना दिया है, u का वैल्यू -32 दिया है बेटा। इसको हल करेंगे तो -1/19 = 1/v और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो -1/32। 1/32 जो निगेटिव उसे लेफ्ट हैंड साइड में बुलाएंगे बेटा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1/19 + 1/32 = 1/v। अब 19 अर्थात 19 और 32 का लसा लेंगे बेटा, 19 और 32 का लसा लेंगे। तो 19 और 32 का लसा जब लेंगे बेटा तो 19 किसी से कटता नहीं, वो तो सेल्फ अपने से ही कटेगा, और 32 वो तो 2 से कटेगा। तो कुल मिला जुला के बेटा क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो वही आएगा 32 और 19 का गुणनफल, अर्थात 19 × 32, 19 × 32 यही ना लसा आएगा। अब क्या करेंगे, जब लसा हम ले लेंगे तो 19 और 32 का लसा 19 और 32, 19 × 32 ही आएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो 32 बार जाएगा, 32 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 32 आ जाएगा, प्लस 32 का 32 में, सॉरी 32 का जब भाग देंगे 19 × 32 में तो कैंसिल आउट होगा, यहाँ आ जाएगा 19 = 1/v। यहाँ से आगे हल करेंगे बेटा, यहाँ से इधर हल करेंगे बेटा। तो देखिए आपको v का वैल्यू पता करना है, तो 1/v = कितना आ जाएगा, तो 32 में 19 को ऐड करेंगे बेटा। तो पहले इन दोनों को घटा लो, क्योंकि प्लस माइनस घटता है, सदैव घटता है। तो 2 में से 9 नहीं घटेगा बेटा, तो 12 में से 9 जाएगा 3 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। प्लस आएगा कि माइनस, तो 32 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह लगेगा ऋण का, अपन नीचे आ जाएगा बेटा 19 × 32। अब क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे बेटा। तो v = कितना हो जाएगा, 19 × 32 / 13। अब गुणा कर लेते हैं बेटा। तो 19 का टेबल आता होगा आपको बेटा, ठीक है, या फिर यहाँ पे गुणा कर सकते हैं आप, 32 का 19 में गुणा कर सकते हैं बेटा। 9 दूना 18 हो जाएगा बेटा, 9 3 27 1 28 हो जाएगा, और 32 एकम 32 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे बेटा तो आ जाएगा 8
8 2 10 को 0 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6 से 8 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा बेटा? 608। माइनस रहेगा आगे, माइनस 608 बटा के 13 से इसको कटा देंगे बेटा, या यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। यदि 13 से कटाएंगे तो 13 5 65 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 चौक को 52 हो जाएगा बेटा, 4 बार जाएगा, बच जाएगा आपके पास 52, तो 8 बच जाएगा बेटा, 8 88 हो जाएगा, 13 5 65, 13 से 78, 13 7 91 हो जाएगा, 13 से 78 यानी 46 आ जाएगा बेटा। उसके बाद 7 टाइम्स चला जाएगा, माइनस के साथ आएगा, तो भी इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस 46.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा बेटा, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि भी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, तो ये आएगा आपका आंसर बेटा, भी इज इक्वल टू माइनस 46.7। ठीक है, यदि माइनस बुक्स में नहीं दे रहा तो उसका क्या मतलब बेटा? उसका बस मतलब यही है कि वो दूरी आपको बता रहा, उसका जो साइन है वो नहीं शो कर रहा था, ऐसे कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव साइन नहीं दिखा रहा है तो इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, इसका यही मतलब है। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा बेटा एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। अब उत्तल दर्पण अभी से दिया है बेटा, इससे पहले सब अवतल दर्पण ही दे रहा था, तो फटाफट डाटा कलेक्ट करते हैं। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यू का वैल्यू दिया है बेटा, दर्पण से वस्तु की दूरी को यू से दिखाते हैं, ये -40 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। उसके बाद कह रहा है प्रतिबिंब जो है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, अर्थात भी का जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है बेटा 10 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर कैसे आप जानेंगे कि भी का वैल्यू प्लस होगा कि माइनस, तो अभी बताते हैं बेटा क्यों हमने प्लस लिया भी का वैल्यू। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपसे मांग रहा है, तो एफ इज इक्वल टू क्या है बेटा, वाट। आइए बनाते हैं बेटा, सबसे पहले एक कन्वेक्स मिरर, एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। इसका ध्रुव होता है बेटा जो दर्पण के बीचों बीच से जाता है उसको मुख्य कहते हैं, उसका जो मिडिल पोर्शन होता है उसको ध्रुव कहते हैं, ई एफ और सी। इसके बाद बेटा आप पहले पता करिए वस्तु को कहाँ रखा है। इसमें तो दो ही केस होता है बेटा, एक इन्फिनिटी पर रखता है तो एफ पर बनता है, उसके बाद कहीं पे भी रखे तो इमेज हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनता है। तो चूंकि इमेज जब भी बनता है बेटा ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है और दर्पण की ही ओर बनता है, इसी वजह से भी का वैल्यू इसमें प्लस लेंगे। आप कहेंगे सर वो कह तो नहीं रहा है बेटा, उत्तल दर्पण में ना वो कहे या ना कहे आपको ये अंडरस्टूड होगा बेटा कि भी का वैल्यू क्या लेना है, प्लस लेना है, इसलिए हमने भी का वैल्यू क्या लिया है, प्लस। ठीक है, यह का वैल्यू निकाल दे बेटा दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से क्या है दर्पण का सूत्र, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। रखते हैं डाटा बेटा, 1/f इज इक्वल टू, एफ का वैल्यू प्लस आना चाहिए बेटा क्योंकि उत्तल है, वो आपको पहले से ही पता है। माइनस आता है तो आप सवाल को काट देंगे बेटा, फिर से लगाएंगे 1/-40 सेंटीमीटर। इसको आगे हल करेंगे तो 1/10 माइनस 1/40, दोनों का लसा लेंगे बेटा तो 1/f इज इक्वल टू 10 40 का 40 हो जाएगा, लसा भाग देंगे तो 10 का 40 में 4 बार जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस 40 का 40 में भाग 1 बार जाएगा, 1 आ जाएगा, हल करेंगे तो 3/40 3/40 आ जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे बेटा तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 40/3। आप चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 13.33 आता रहेगा बेटा, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है। इकाई आवर्धन के लिए, सवाल में ध्यान से पढ़िए बेटा, इकाई आवर्धन का मतलब आवर्धन 1 दे रहा है, एम का वैल्यू कितना दे रहा है 1, एम का वैल्यू कितना दे रहा है 1 दे रहा है। ठीक है, इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है, तो अवतल की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है बेटा, अवतल की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है, तो माइनस 20 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब यहाँ इकाई आवर्धन दिया है बेटा, तो एम का वैल्यू प्लस 1 लें या -1 लें, ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, तो आपको यदि क्लियर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ ध्यान से आप समझें, अभी पता लग जाएगा कि एम का वैल्यू प्लस लेंगे कि माइनस। तो ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, देखिए बेटा ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल होगा, फोकस होगा, सेंटर होगा, पोल होगा, फोकस होगा, सेंटर होगा। वस्तु को कहाँ पे रखते हैं आप हमें खुद ही बताइए, वस्तु को कहाँ पे रखते हैं कि एम का वैल्यू 1 आता है, तो आप कहेंगे सर सी पर। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो एम का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है कि नहीं आता है। तो उस केस में आई का वैल्यू प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो माइनस लेंगे, और यू का वैल्यू, ओ का वैल्यू प्लस लेंगे, तो एम इज इक्वल टू होता क्या है, I/O होता है।
आई बाई ओ होता है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता बेटा। लेकिन जब आई का वैल्यू आएगा बेटा वो तो नीचे ही आएगा ना मुख्य के, इस वजह से आई यदि मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का बनेगा तो हम तो उसको 1.5 से दिखाएंगे, क्यों, वो नीचे बन रहा है ना, इसलिए ओ का वैल्यू क्या लेंगे 2, क्योंकि दोनों तो बराबर बनता है, तो कट पीट के क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, आई आवर्धन कह रहा है तो ये आपको समझना है बेटा, ये आपको समझना है कि इनका वैल्यू +1 ले या -1 ले, यहाँ माइनस लेंगे बेटा, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है। एफ का वैल्यू 20 सेंटीमीटर हो गया, तो दर्पण से वस्तु की दूरी पूछ रहे हैं, वस्तु की दूरी बोले तो यू आपसे पूछ रहे हैं, वो यू आपसे जानना चाह रहा है, यह पता है, यदि कहीं से आप भी निकाल देते बेटा तो आसानी से यू का वैल्यू आ जाता। देखिए ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है बेटा, m = -v/u। डाटा रखते हैं, m का वैल्यू -1 दिया है, न भी पता न यू पता, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। अननोन क्वांटिटी का साइन नहीं देंगे, यानी कि अपने से u = -u ले लें, v = -v नहीं, जब आपको चीजें नहीं पता है, जैसे हमें f जब पता था तभी हम उसको -20 लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि f नहीं पता है तो हम उसको 1.5 लगा देंगे, नहीं, जब चीज पता होगी तभी चिन्ह देंगे, नहीं पता होगा तो चिन्ह नहीं देंगे आप, ठीक है। तो v बराबर किसके आ जाएगा बेटा, u के, यहाँ से v किसके बराबर आ जाएगा, u के, जब v u के बराबर आ जाएगा तो हमारे पास एक दर्पण का सूत्र है क्या, 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पे डाटा रखेंगे बेटा 1/f, यह सवाल में दिया है, -20 माइनस ऊपर चला जाएगा बेटा, इसको 1/v + 1/u के स्थान पर भी क्या रख सकते हैं, v रख सकते हैं। हालांकि आपसे u पूछा है तो आप दोनों जगह पे क्या रख दीजिए, u रख दीजिए बेटा, ठीक है, नहीं तो आपको फिर वैल्यू निकालना पड़ेगा, निकालना क्या, दोनों बराबर है तो तब भी उतना ही आएगा, तो बल्कि आप u ही निकाल दीजिए। तो -1/20 = LCM बेटा u हो जाएगा, और 1 और 1 मिला कितना हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -u आ जाएगा बेटा कितना 20 गुना के 40 हो जाएगा। तो u इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अर्थात दोनों तरफ माइनस से गुणा करते हैं बेटा, तो कितना हो जाएगा ये -40 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितनी होगी 40 सेंटीमीटर दूरी पर, ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बेटा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो दर्पण से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दे रहा है बेटा, तो यह कितना दे रहा है सवाल में, यह सवाल में दे रहा है 12 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण है प्लस होगा। आगे क्या कह रहा है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, वो कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्थिति का मतलब है F पर बनेगा, C पर बनेगा, P पर कहाँ बनेगा वो जानना चाह रहा है। दर्पण से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, क्या चीज 70 सेंटीमीटर दूरी पर है वस्तु, u का वैल्यू कितना दिया है 17, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, चलिए निकालते हैं बेटा, दर्पण का सूत्र लगा देते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। 1/f कितना है बेटा, फिर 12 दिया है, v पता नहीं है रहने दीजिए, प्लस 1/u, u कितना है -17 सेंटीमीटर रखिए, तो 1/12 = आ जाएगा 1/v - 1/17। इसको लेफ्ट हैंड साइड में बुलाएंगे बेटा तो 1/12 + 1/17 हो जाएगा = 1/v। लेकिन एलसीएम बेटा ले लेंगे दोनों बच्चों का, तो 12 और 17 का लॉस है, 17 अपने से कटता है, 12 तो सभी से कटेगा, बट 17 और 12 का जो लॉस आएगा वो 12 × 17 आ जाएगा, 12 × 17 आ जाएगा, 12 × 17 आ जाएगा। तो भाग देंगे बेटा तो यहाँ जाएगा 17 और प्लस ये आ जाएगा 12 = 1/v। 12 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29, और नीचे आ जाएगा 12 × 17 = 1/v। उल्टा करेंगे बेटा तो 1/v का उल्टा भी हो जाएगा, और इधर आ जाएगा बेटा 12 × 17 12 × बटा के 29। अब 12 का टेबल पढ़ लेंगे बेटा, तो 12 या 17 का ही पढ़ लेते हैं, आसान होगा, 17 दूना के 34 हो जाएगा, 4 3 आएगा, 17 × 17 और 3 20 बटा के 29। 204 में 29 का भाग दे लेंगे बेटा, 204 में 29 का क्या करेंगे भाग देंगे, तो 204 में 29 का भाग देंगे, आइए इधर भाग दे देते बेटा, 204 में 29 का भाग दे लेते हैं बेटा, इसको 30 मान लेते हैं, तो 3 चौक को 12 करेंगे 120, 3 बाजे 15 हो जाएगा, 3 चौक 18, 3 7 21, 210। तो 7 घटा देंगे बेटा, 7 घटा देंगे 8, तो भाग दे देंगे बेटा, इसका 7 बार में जाएगा 203 आएगा, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट आप भाग दे लेंगे बेटा, लगभग में 7.03 आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है बेटा सब ऐसे ही लगेंगे, क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं बेटा,
शेष नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।